नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सेशन में। इस बार काफ़ी अंतराल हो गया है। अंतराल का कारण कुछ व्यवस्थाएं थी। कुछ लोग तो पूछने भी लगे थे कि सर अब आओगे क्यों नहीं आओगे ऑनलाइन। तो ऐसा नहीं है, हम ऑफलाइन तो लगे ही हुए थे। बच्चों का कुछ बर्डन ज़्यादा था, काम अचानक से बहुत बढ़ गए थे, तो इस वजह से थोड़ा ऑनलाइन इंटरेक्शन नहीं कर पाए। लेकिन हम इस ऑनलाइन इंटरेक्शन को कभी इसलिए नहीं छोड़ेंगे कि जो बच्चे बाहर हैं, जो यहाँ के माहौल से जुड़े हुए नहीं हैं, जो रोज वहाँ आकर लिख नहीं पा रहे हैं, उन बच्चों के लिए ये बहुत बढ़िया माध्यम है कि जो हमने लर्न किया है, हम लोगों ने जो देखा है कि बच्चे कैसे तैयारी कर रहे हैं, बच्चों की अभी मानसिकता क्या है, बच्चों की स्ट्रेटजी क्या है, उन सब के बारे में उन बच्चों को बता पाएं जो बाहर हैं और इंदौर में इस माहौल को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो सेशन जब भी टाइम मिलेगा रेगुलर लेंगे, ऐसा नहीं है। आज हम बात करेंगे 22 पर और मेंस 22 पर, है ना, कि जो मेंस अभी पोस्टपोन हुई है, इसमें मतलब क्या अब कर सकते हैं, किस तरह से चीज़ें चलेगी। मतलब ज़्यादातर बच्चे पूछ रहे हैं कि सर अभी वर्तमान में स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ठीक, कि भाई अब हम किस तरह से तैयारी करें, क्या हमारा स्ट्रेटजी रहे। तो उस पर अपन बात करेंगे। पोस्टपोन हुई है एग्ज़ाम, फिर स्ट्रेटजी, और फिर हमारे एक्सपीरियंस शेयर करेंगे हम आपको, क्योंकि ये सेशन मतलब हम जो 21 का भी जो मेंस हुआ है उसमें भी कुछ ज़्यादा इंटरेक्शन हम आप लोगों से ऑनलाइन कर नहीं पाए। तो ये हम इस सेशन में बताएंगे आपको कि भाई क्या हमारे अनुभव रहे, कैसे बच्चों ने अपने मार्क्स इंप्रूव किए, कैसे तैयारी को बहुत अच्छे से मैनेज किया, कैसे कंसिस्टेंटली नंबरों को मेंटेन रखा। तो ये आगे से कुछ कॉपीज वगैरह भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक रियल पता चल पाए कि बच्चे किस तरह से लिख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो हमारा जो एक्सपीरियंस है अभी, कि जैसे ही एग्ज़ाम पोस्टपोन हुई है तो क्या क्या चीज़ें हुई हैं, ठीक है। एग्ज़ाम पोस्टपोन की वजह से क्या क्या चीज़ें अभी हुई हैं। पहला, टेस्ट देने वालों में बच्चों में स्ट्रेंथ कम हो गई है, ठीक है। कम बच्चे टेस्ट दे रहे हैं अचानक से, यानी कि इससे सिंपल सा मतलब है कि बच्चे थोड़े से रिलैक्स मोड में आ गए हैं कि यार ठीक है, टाइम बढ़ गया है ना, एक ये होने लगा। दूसरा, बच्चे थोड़े से प्री को लेकर वैसे हो गए हैं क्योंकि अभी प्री की डेट मेंस की डेट से पहले है, ठीक है। प्री की डेट मेंस की डेट से पहले है, तो बच्चों का थोड़ा सा ऐसा भी है कि क्या कैसे करें, मतलब प्री और मेंस को कैसे बैलेंस करें। तो एक तो ये भी बच्चे पूछ रहे हैं। दूसरा, बच्चे पूछ रहे हैं कि भाई अब क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जैसे बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि सर ठीक है, तैयारी सही हो गई थी लगभग, मतलब तैयारी के एक रिदम में चल रहे थे, तो इस रिदम को कैसे मेंटेन करें, है ना, इस प्रिपरेशन के लेवल को कैसे मेंटेन करें, ये भी कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो यही मोटी मोटी चीजें हैं, बाकी चीजें छोटी मोटी इनमें आती रहेंगी डिस्कशन में। तो देखो, एक तो है कि भाई स्ट्रेंथ कम हो गई है, तो वो एक सही बात नहीं है, ठीक है, कि बच्चे रिलैक्स हो गए। भाई ठीक है, 1-2 दिन के रिलैक्स ठीक है, लेकिन वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर वो तैयारी एक तरह से अपनी डाउन जाएगी और फिर उस लेवल पर आने पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि 2 तरह के मैं स्टूडेंट्स यहाँ पर अभी देख रहा था। कुछ बच्चे थे जो इस पोस्टपोन जो एग्जाम पोस्टपोन हुई है उससे खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका एक लेवल आ गया था, ठीक है, एक वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, है ना, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी चल रही थी, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। तो ये एक तो उनका लेवल था। अब वो उसी रिदम में, जैसे 21 का उन्होंने दिया और उसके बाद वो उसी रिदम में इस मेंस को भी देना चाहते थे। अब ब्रेक हो गया है, तो एक रिदम मेंटेन करना, एक उस तरह का लेवल मेंटेन करना, ये थोड़ा सा एक चैलेंजिंग होता है। तो उन बच्चों का ये कहना था कि सर हमारा बढ़िया चल रहा था, अब ये रिदम ब्रेक हो गई है, तो ये मेंटेन करना बड़ा टफ है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ये भी है। कुछ बच्चे इस वेलकम स्टेप पे है। क्यों? अरे यार सर नंबर भी नहीं आ रहे थे, 60 के आसपास ही नंबर चल रहे थे, ठीक है, कुछ यूनिट्स छुट्टी हुई थी, ठीक है, टेस्ट अच्छे से दे नहीं पाए थे, अच्छे से रिवीजन नहीं चल रहा था, बड़ा
मतलब एक तरह से एंजाइटी सी, डिप्रेशन सा, बहुत लोड सा चल रहा था, वो बहुत रिलैक्स हो गए। ठीक, तो ये दो तरह की चीजें हैं। इन बच्चों के लिए बिल्कुल मैं मानता हूं, जैसे कई बच्चे थे जो 75 के आसपास, सब हमेशा 75 प्लस ही स्कोर कर रहे थे, है ना। एक बदलाव मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूंगा कि अब बच्चे, जैसे पहले बच्चे थोड़ा सा विरोध करते थे ऐसे कि सर आप यहाँ नंबर बहुत कम मिलते हैं, 60 मिलते हैं, 70 मिलते हैं सर, हम बहुत मतलब डिमोटिवेट हो जाते हैं कि नंबर ही कम आ रहे हैं, है ना, पढ़े नहीं पढ़े। तो ये अब बच्चों में उसके प्रति एक्सेप्टेबिलिटी आई है। क्यों? क्योंकि बच्चों ने 20 में देखा है कि यार नंबर ही बहुत कम आए हैं, ओवरऑल मार्किंग ही बहुत कम हुई है। तो एक तो वो बच्चों में एक मेच्योरिटी आई है, जो बहुत अच्छी बात है। ठीक, तो वो एक वेलकम स्टेप है, वो बहुत अच्छा है कि बच्चों में जो उनका रियल मूल्यांकन हो रहा है, कि उनके जो नंबर, छोटी छोटी गलतियों को ध्यान में रखकर नंबर काटे जा रहे हैं, बच्चे उससे खुश हैं कि ठीक है यार, ये कमियां तो कम से कम हमको पता चल रही हैं। ठीक, दूसरी बात है कि पेपर का लेवल, ठीक है, पेपर का एक स्टैंडर्ड, जैसे पहले आप लोगों को भी पता है, जैसे हम लोगों के बारे में ये बोला जाता था यार इनका पेपर कठिन आता है, थोड़ा एनालिटिकल आता है, सोचना पड़ता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड पेपर नहीं है। ठीक है, तो अब बच्चों को उसके प्रति एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी है। क्यों? क्योंकि अब MPPSC के पेपर भी थोड़े से ट्विस्टेड रहते हैं, थोड़े से मतलब एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थोड़ा सा कम रहता है। तो उसको लिखने का जो एक अभ्यास है, अनुभव है, वो बच्चे यहाँ कर रहे हैं और अब करना चाहते हैं। पहले बच्चे चाहते थे अरे सर स्ट्रेट फॉरवर्ड दीजिए, है ना, मतलब ये कारण क्या है, ये क्या है, वो क्या है, वैसा नोट्स से नहीं मिलते थे उनके सवाल, तो वो थोड़े से मतलब ऐसा हो जाते थे कि यार पता नहीं सवाल कहाँ से आ रहे हैं। पर अब बच्चे अच्छा, मतलब कभी बहुत इजी पेपर आ जाता है तो बच्चे बोलते हैं अरे यार सर थोड़ा पेपर इजी था। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि बच्चे उस ट्रेंड को समझ रहे हैं जो बदलाव हो रहा है और उस पर मेहनत भी करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया बात है। दूसरा, मैंने ये देखा कि बच्चों में थोड़ा सा निरंतर इंप्रूवमेंट का वो है कि भाई वो निरंतर अपनी कॉपी पे खूब डिस्कस कर रहे हैं, कॉपियां ला रहे हैं और कॉपी को खूब डिस्कस कर रहे हैं। पहले खुद, कुछ बच्चे हैं हालांकि ज्यादा रेशियो नहीं है, पर फिर भी वो रेशियो बढ़ा है। जैसे पहले मैं खूब बोलता था कि यार पोस्ट टेस्ट एनालिसिस बहुत जरूरी है, चाहे आप कुछ भी कर लो, जब तक आपने पोस्ट टेस्ट एनालिसिस नहीं किया, आपकी कॉपी को नहीं जाना, आपने क्या कमियां की, क्या कमियां थी, क्या आपकी खूबी थी, इस टेस्ट में आपका क्या मूल्यांकन रहा, चेकर ने क्या कमेंट दिए, चेकर को कैसा लगा आपकी कॉपी, है ना, ये सब आपने बैठ के अच्छे से विश्लेषण नहीं किया, तब तक उस टेस्ट का कोई ज्यादा मतलब नहीं। पर अब कुछ बच्चे करने लगे हैं। जैसे हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया था कि आप हर टेस्ट की कॉपी पर कुछ पॉइंट नोट डाउन कीजिए, मतलब आप खुद देखिए कि मेरे ये पॉजिटिव है और मेरे ये नेगेटिव है, तो उन पॉइंट्स को लिखिए और उन पॉइंट्स को फिर हमारे साथ बैठ के 1-to-1 डिस्कशन कीजिए। देखो 1-to-1 डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो एक ट्रैप में फंसे हुए हैं। मतलब ट्रैप का मतलब कि उनका निरंतर इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, उन बच्चों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो जनरलाइज डिस्कशन होता है वो जनरलाइज होता है कि ठीक है आप कंटेंट बढ़ा लीजिए, आप अच्छा थोड़ा सा पढ़ने का दायरा बढ़ाइए, आप स्पीड बढ़ाइए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए। लेकिन जो 1-to-1 होता है ना, वो आपकी इंडिविजुअल कॉपी पर डिपेंड होता है। ठीक है, मतलब उसमें हर चीजें होती हैं। जैसे अब हम लोग तो इतनी कॉपियां देखते हैं, तो एक कॉपी आपके लिखने के तरीके से ही समझ में आता है कि ये बंदा काफी मैच्योर है लिखने में, है ना, इसकी खूब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है और इसकी कॉपी में एक मैच्योरिटी है, चीजों को ठीक से डील करता है। कई बच्चों में खूब कंटेंट पढ़े रहते हैं लेकिन फिर भी नंबर नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि एक सही तरीके से उसको रिप्रेजेंट नहीं किया है। तो अब ये भी एक बच्चों में पोस्ट टेस्ट एनालिसिस का ट्रेंड बढ़ा है। तो ये तीन चीजें बहुत ही वेलकम स्टेप है और मतलब मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आप सब बच्चों को कि आप लोगों ने हम पे ट्रस्ट दिखाया। इस बार
मतलब बहुत बड़ी संख्या में हमारे पास बच्चे हैं और बहुत अच्छे बच्चे हैं। जैसे हमारा पिछला रिजल्ट भी बहुत बढ़िया रहा, लेकिन अब हम फुल कॉन्फिडेंस में हैं। मतलब बहुत ऐसा, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि अच्छे बच्चों के साथ हम काम कर रहे हैं और वो रिस्पॉन्स करते हैं। मेन बात यह है कि जैसे हम लोगों ने मेहनत करके उनको टेस्ट दिए, उनका एनालिसिस किया, ठीक है, तो फिर वो रिस्पॉन्स करते हैं उस चीज़ को, वो मानते हैं कि हाँ ये मेरी चीज़ वैसी है। डिस्कशन में जैसे ये क्लियर होता है कि भाई ये चीज़ सर, हाँ मेरी ये वीकनेस है, तो फिर बच्चे उस पर मेहनत करके आते हैं अगले टेस्ट में, और बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट जरूर रहता है। और उसमें जब उनके नंबर बढ़ते हैं तो वो एक पॉजिटिव लूप में आ जाते हैं कि यार ऐसा करने से नंबर बढ़ रहे हैं, तो फिर वो ज़्यादा करते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं, तो उससे उनके नंबर धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहे हैं। तो ये मतलब ये एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा हमको लगता है, ठीक है। आप टेस्ट के दिन आइए, मतलब बच्चे बहुत अलग अलग तरह की समस्याएं लाते हैं, वो जागरूक हैं, अवेयर हैं कि भाई इन लोगों से अपन जुड़े हैं तो इन लोगों से प्रॉब्लम्स डिस्कस करें, ठीक है, अपनी समस्याएं बताएं, कहाँ से पढ़ना है, क्या कंटेंट कितना पढ़ना है, कैसे अभ्यास करना है, ये सब चीज़ें वो कर रहे हैं। तो ये बहुत ही एक बढ़िया एनवायरनमेंट बनता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये 2-3 चीजें मैं बताना चाहता था कि भाई ये अभी चेंज है, ठीक है। तो बच्चे अब टेस्ट को ले, मतलब एक लेवल जो उनका आया है ना, तो मैं ये बात कर रहा था कि 2 तरह के ये बच्चे हैं। इन बच्चों का एक लेवल था और ये बच्चे उस लेवल को बनाए रखने के बारे में थोड़े चिंतित हैं कि ठीक है सही रिदम आ गया था, और ये बच्चे थे ये सोच रहे हैं कि अपना लेवल उतना नहीं आया था और अब अपन को टाइम मिला है कि अपन इसको सुधार सकते हैं, ठीक है। पर देखो इन दोनों में जो हमने ऑब्जर्वेशन अभी देखी, वो ऑब्जर्वेशन सिंपल ये है कि ये थोड़ा बहुत डेविएट हुए हैं दोनों ही, मतलब डेविएट हुए हैं, मतलब थोड़ा इजी हुए हैं। जैसे टेस्ट थोड़ा सा डिले कर रहे हैं टेस्ट देने में, पढ़ने के आवर्स कम हुए हैं, रिवीजन कम हुआ है ना, ये सब चीजें देखने को मिल रही है। तो वो एकदम सही नहीं है, वो बहुत गलत है कि आप अपनी पढ़ाई की इंटेंसिटी ब्रेक मत कीजिए। आप कंटिन्यूस जो ये टाइम मिला है, जैसे जो भाई 60 पे थे या कम नंबर पे थे, है ना, उनके लिए तो ये एफर्ट्स हैं, तो उनकी तो इंटेंसिटी बिल्कुल कम नहीं होनी चाहिए। नहीं तो वो जो 3-4 महीने की मेहनत करके और 60 पे पहुंचे थे, वो दोबारा 10-12 दिन अगर वो नहीं पढ़े, 10-12 दिन उस इंटेंसिटी से नहीं पढ़े, वो दोबारा 50 पे पहुंचेंगे, 50 से नीचे पहुंचेंगे, फिर क्या मतलब निकलेगा उसका, ठीक है। तो और ये जो लोग हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत सही थी, अब ये थोड़ा सा डाइल्यूट होके और उस तरह मतलब एक रेगुलरिटी नहीं बनाएंगे, तो फिर उनका लेवल, वो रिदम ही बिगड़ जाएगी। फिर रिदम बिगड़ेगी तो एक थोड़ी सी अंदर से प्रॉब्लम आएगी, एक अच्छा नहीं लगेगा, फिर एक नेगेटिव साइकिल भी बनता है जिसमें अपन डाउन होते जाते हैं, डाउन होते जाते हैं, बहुत डाउन होते जाते हैं। तो इन सब चीजों से अपन को बचना है। और मेरा अभी यही कहना है कि एक बात जो अपन अब कंक्लूड करने लगे कि अभी, क्योंकि वीडियो अपन ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, छोटा ही करेंगे, पहला कंक्लूड करने लगे तो पहली मैसेज ये कि आप जो पढ़ रहे थे उसको कंटिन्यू रखिए और इंटेंसिटी बनाए रखिए, ठीक है। इंटेंसिटी को डाउन मत कीजिए। इंटेंसिटी होता है मतलब अभी पहले एग्जाम जब आ ही गया था तो कितना जबरदस्त पढ़ रहे थे, कोई टाइम खराब नहीं, जल्दी जल्दी रिवीजन, है ना, और मतलब टेस्ट रेगुलर, अपना पूरा ध्यान अपने इंप्रूवमेंट पर, वो होती है इंटेंसिटी। तो आप उस इंटेंसिटी को डाउन मत कीजिए, उस तीव्रता को डाउन मत कीजिए, उसी इंटेंसिटी से पढ़िए। इंटेंसिटी को और अच्छे समझने के लिए मैं एग्जाम्पल देता हूं। जैसे अपन 3 घंटे का मेंस लिखते हैं, तो लास्ट के 45 मिनट या आधे घंटे में अपने वो इतने बढ़िया थॉट आते हैं और इतनी तेजी से आते हैं और हाथ ऐसा चलता है जैसे, मतलब बहुत ही बढ़िया लिखते हैं अपन। तो वो कि भाई एकदम फ्लो में होते हैं अपन, ठीक है। तो वो फ्लो स्टेज को आप लूज मत कीजिए।
आप इंटेंसिटी पूरी बनाए रखिए। जिनके बहुत अच्छे नंबर आ रहे थे वो सोचिए कि रैंक, अच्छी रैंक लगाएंगे, एक बार में काम खत्म करेंगे। जो भाई किनारे पर थे वो सोचिए कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अब अच्छे से पढ़ के जो कमियां थी उनको दूर करके और अपन रैंक लगाते हैं या लिस्ट में तो आते हैं कम से कम। तो ये पहला ये कि आप कंटिन्यूटी बनाए रखिए चाहे जो हो जाए। आगे फेस्टिवल सीजन है तो इससे भी आप डेविएट नहीं होंगे, ठीक है। ये मतलब कोई डेविएशन आपका नहीं होगा। एक दो दिन आपने जो भी इंजॉयमेंट था कर लिया, अब आप रेगुलरिटी बनाए रखिए। अगर आपसे रूम पर नहीं बन पा रही है, लाइब्रेरी जाइए, कुछ मेंटरशिप सेशंस में जाइए, वहां जाके बैठ के पढ़िए, बट कंटिन्यू अपनी स्टडी रखिए। दूसरा यहां पर मैसेज ये है कि लगभग 70 डेज हमको मिले हैं, 70 दिन है ना। तो इन 70 मतलब जो भी आगे पीछे होंगे वो आप देख लेना, इनको आप 2 में डिवाइड कर लीजिए। अभी लेट से कोई 30-40 में भी कर सकता है, कोई 40-30 में भी कर सकता है, इट्स अप टू यू, आप जो भी करना चाहें। ये जो वाला पोर्शन है पहला वाला, इसको आप जो अपनी कमियां चल रही थी अभी तक, इसको सुधारने में लगाइए। जैसे कोई भी कमी, कोई यूनिट डाउन थी, ठीक है, कोई पेपर डाउन था, राइटिंग अच्छी नहीं थी, स्पीड अच्छी नहीं थी, तो इन सब चीजों को इंप्रूव करने में इसको लगाइए। ये सेशन आपकी कैपेबिलिटीज आप बढ़ाइए, जो कमियां थी उसको सुधारिए, और फिर इस सेशन में आप रिवीजन मोड में आ जाना या सब चीजों को कंपाइल करने, एक साथ एकत्रित करने, ताकि आप एग्जामिनेशन सेंटर में उनको रिकॉल कर सके, एग्जामिनेशन सेंटर में उनको लिख सके, ठीक है। तो ये फिर सेशन आप उसके लिए रख सकते हैं। डेज आप आपके अनुसार डिवाइड कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ, मेरा मैसेज इतना है कि आप इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। कुछ कमियां बच गई थी उसको सुधारिए, उतना बड़ा रिवीजन सेशन की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो कुछ उसको सुधारिए और फिर रिवीजन कीजिए। इनके साथ ही टेस्ट आपको रेगुलर देने हैं। टेस्ट में आप ब्रेक नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कि मैं कोई टेस्ट सीरीज या उसका प्रमोशन कर रहा हूं, इसलिए कि टेस्ट लिखने से 2 फायदे होते हैं। एक तो अपनी लर्निंग चलती रहती है, जैसे जिस भी सवाल पे अपन ने लिखा, सोचा, उस सवाल में 2-3 पॉइंट अपने और उभर के आते हैं, अपनी उस टॉपिक पर अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, ठीक है। और दूसरा कि निरंतर अपना मूल्यांकन होता रहता है, हमको पुश करता रहता है। अगर हम अच्छा परफॉर्म करते हैं तो कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ते हैं, अगर अपन अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करते हैं तो भी एक अलार्मिंग सिग्नल अपने लिए होता है कि हमको अच्छे से सुधारना है। तो आप दोनों चीजों में टेस्ट कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तीसरी बात, जो तीसरी मैंने बच्चे देखे कि उनकी कुछ मेजर इश्यूज थे, है ना। मेजर इश्यूज थे मतलब जैसे नहीं थे, मतलब वो ये मेजर इश्यूज थे कैसे कि जैसे बहुत सारे, जैसे उनको लिखने का तरीका नहीं पता है, ठीक है, अच्छे से नहीं लिख रहे थे, प्रेजेंटेशन सही नहीं था, स्पीड नहीं थी। तो ये जो मेजर इश्यूज थे कि भाई ये तय था कि जो ये वाला अटेम्प्ट है ये एक्सपीरियंस ही बनने जा रहा था, इसमें कुछ रिजल्ट नहीं क्लिक हो रहा था, वो खुद भी जान रहे थे, इस तरह का सिचुएशन था। वो अपनी जो बेसिक तैयारी है, देखो एक होता है बेसिक इंप्रूवमेंट, है ना, बेसिक मतलब बेसिक तैयारी। जैसे मान लो अभी कोई बच्चा अपने यहाँ फर्स्ट बार टेस्ट लिखता है, उसके 50 मार्क्स आते हैं, तो भैया 50 का एक बेस है ना उसका, उसने वो खुद से पढ़ा है या क्लासेस की हैं या उसने एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है या अब तक स्कूलिंग में उसने लिखने का अभ्यास किया, वो एक लेवल है ना उसका, तभी तो 50 नंबर आए हैं, ठीक है। तो यहाँ ये है बेसिक, और फिर यहाँ से होता है इम्प्रूवमेंट, ठीक है। फिर वैल्यू एडिशन की भाई अब MPPSC की क्या रिक्वायरमेंट्स है, किस तरह के सवाल आते हैं, उनको कैसे डील करना पड़ता है, किस तरह के पॉइंटों का एक क्या होता है, क्रम होता है ना, वो सब चीजें। तो फिर यहां से वो इंप्रूवमेंट वाली चीजें चालू होती। तो अगर किसी के बेसिक में भी प्रॉब्लम है तो वो
एक गोल्डन टाइम उनको मिला है कि वो चीज़ें वो सुधारी हैं। मतलब आपकी चाहे स्पीड हो, राइटिंग हो, प्रेजेंटेशन हो, कुछ सब्जेक्ट में या कुछ यूनिट में फंडामेंटल बेसिक्स के इश्यूज हों, तो वो सब चीज़ों को यहाँ इम्प्रूव आप कीजिए। ठीक है, अगला अपना टॉपिक था एक्सपीरियंस का। ठीक है, कि क्या एक्सपीरियंस रहा। यहाँ मैं दो तरह का आपको एक्सपीरियंस बताता हूं। जैसे एक तो 20 में जो टॉपर्स हैं उन्होंने तो बताया ही होगा, पर मेरे एंगल पे क्या है, 21 में जो अच्छे बच्चों ने टेस्ट दिया और अभी 22 में जो जिनकी बैटिंग आई गई थी, मतलब वो मैच होने ही वाला था लेकिन किसी कारण से पोस्टपोन हो गया, तो उनके तीनों के क्या अनुभव। जैसे 20 में नो डाउट हर जगह ऐसा होता है कि भाई कई बच्चे पहले से ही एक्सपेक्टेड रहते हैं कि यार नहीं इसका अच्छा आएगा, ठीक है, क्योंकि ये अच्छा निरंतर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो देखो ये साइन उनके थे जिसमें जो सच में निरंतर कंटिन्यूसली अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, बिल्कुल ये था। ठीक है, नंबर चाहे 60 आ रहे हो, 65 आ रहे हो, 75 आ रहे हो, पर एक कॉपी में पोटेंशियल लगता है। जैसे कैसे, मान लो मैंने टेस्ट दिया, ठीक है, अब मैंने टेस्ट दिया तो मेरी कोई सर्कमस्टेंसेज ऐसी थी कि मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो पाई, मैं अच्छे से नहीं पढ़ पाया, ठीक है, तो मेरे नंबर मान लो 65 आए, है ना, कॉपी में। लेकिन जब हम चेक करते हैं ना तो क्लियर वहां दिखता है कि यार इस बंदे में पोटेंशियल है 80 भी 85 का। ठीक है, अभी जो भी सिचुएशन रही हो, आज उसकी तबीयत खराब थी या जो भी जैसा भी रहा हो, पर वो परफॉर्म नहीं कर पाया, पर पोटेंशियल तो है। तो जैसे उस तरह के पोटेंशियल दिखते थे, है ना। दूसरी बात कंटिन्यूटी थी, भाई कई टॉपर भी इवन अंडर 10 में भी ऐसे लोग आए जिनके 60 65 70 तक नंबर आते थे, ऐसे भी आए जो 70 75 80 नंबर आते थे, दोनों तरह के लोग बने। तो एक तो कंटिन्यूटी थी, किसी भी फॉर्म में कंटिन्यूटी हो, जो भी बोलते हो, पर हम जिस एंगल पर देख रहे हैं, हमने जो परसीव किया है वो कंटिन्यूटी। ठीक है, निरंतर खुद का मूल्यांकन करना, टेस्ट देना, है ना, और एफर्ट्स के साथ देना, और फिर उस चीज को मॉनिटर करना। ठीक है भाई, कुछ लोग मतलब कुछ लोग हो सकता है कि भाई कॉपी ओपी पे ज्यादा डिस्कशन, पर मैक्सिमम लोग ऐसे थे जिन्होंने खूब कॉपी को लेकर डिस्कशन किए। ठीक है, कॉपी में जो कमेंट्स हैं उनका मतलब समझा, अपनी प्रॉब्लम्स बताई, है ना, और उन प्रॉब्लम्स को या तो खुद से रिजॉल्व किया या किसी की हेल्प लेके रिजॉल्व किया। तो कंटिन्यूटी थी, ऐसा नहीं है कि कुछ ब्रेक था, या ऐसा नहीं है कि वो ठीक है कि यार मेरे तो अच्छे नंबर आ रहे हैं अब अपन चिल रहो, है ना, इस तरह का नहीं था, एफर्ट कंटिन्यूस था। दूसरी बात जो मैंने नोटिस की, है ना, स्मॉल इंप्रूवमेंट्स पे वो ध्यान देते थे। ठीक है, बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि एक में ही 60 से उछल के 80 पे चले गए, नहीं। ठीक है, बहुत छोटे छोटे स्टेप्स नोटिस करते थे कि यार हाँ ठीक है, मेरा ये प्रॉब्लम है, इस बार मेरे को ये समझना है कि मैं कंक्लूड सही नहीं करता, मैं पॉइंट्स बड़े लिखता हूँ, पॉइंट्स में प्रायोरिटी नहीं होती, है ना, कि क्रम से पॉइंट्स नहीं होते, कई बार तो मैं सवाल ही अजीब सा समझ लेता हूँ, कुछ मैं बहुत वेग से ही पॉइंट बना देता हूँ। ये सब चीजें खूब आती हैं, आप वहाँ एक दिन बैठ के देखो, खूब बच्चे ये प्रॉब्लम लाते हैं, उनकी कॉपी में आप ये प्रॉब्लम आराम से देख सकते हैं। तो छोटी छोटी चीजें पकड़ी और उनको पकड़ के सुधार किया। ठीक है, एक एक चीज को हटाया और धीरे धीरे अपनी कॉपी को बहुत एक उसमें कॉम्पिटेंस लेवल लाया, एक प्रतिस्पर्धी उम्मीदवार के रूप में वो उभरे। ठीक है, तीसरा मैं एक बात बताऊं तो जैसे कुछ बच्चे हैं, दोनों ही तरह के एग्जाम्पल हैं, जिनका बहुत डीप स्टडी था और जिनका ठीक है उतना स्टडी नहीं था, मतलब उतना कोई ऐसा नहीं बहुत दिनों से तैयारी कर रहे थे, ठीक है, या बहुत डेप्थ में उनकी तैयारी थी। तो दोनों तरह के एग्जाम्पल हैं। इसमें क्या है, इसका मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे खूब बच्चे ये बात पूछते हैं कि यार सर मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट है, जैसे बच्चे आते हैं ना कि सर फर्स्ट अटेम्प्ट है, अब इसमें तो क्या ही होगा सर, सिलेबस नहीं हो पा रहा है, ठीक है, यूनिट्स कवर नहीं है,
लिखने का अभ्यास, मैं लिखूं या मैं पढ़ूं, है ना, इस तरह के इश्यूज हैं। तो ये चीजें हैं। तो देखो, जब अपन तैयारी करते हैं या किसी भी एग्जाम या एमपीपीएससी पे अपन फोकस करें, तैयारी करें, तो देखो जब सिलेबस पढ़ते हैं बहुत अच्छे से 2-3 बार, जैसे भी नोट्सों से कि क्लास में बुक से जो भी पढ़ते हैं, तो एक अपनी अंडरस्टैंडिंग बनती है। ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग बनती है, एक कुछ चीजें मेमोरी में भी चली जाती हैं। ठीक है, उस चीज के बारे में एक समझ बनती है और एक कुछ चीजें मेमोराइज हो जाती हैं, जनरल वे में ही हो जाती है। जब आप मूवी देखो तो मूवी में भी कुछ चीजें आपको रिटेन करते हो आप लोग, है ना। एक बुक को पढ़ोगे तो वो उसमें भी रहता है ना। ये चीजें, इनसे एक अलग चीज होती है कि आपकी जनरल समझ बनती है, एक, है ना, जनरल अंडरस्टैंडिंग बनती है, मतलब जनरल एक बात करने की क्षमता आपकी डेवलप होती है। ये तो उस टॉपिक की समझ है कि भाई जो टॉपिक आप पढ़ा, लेकिन आपकी एक जनरल समझ भी बनती रहती है। जनरल समझ मतलब उस टॉपिक का ब्रॉड वे में रेलिवेंस, जैसे उस टॉपिक को आप दूसरे टॉपिक से कनेक्ट कर पाते हो, उस टॉपिक को आप डे टू डे एक्टिविटीज से कनेक्ट कर पाते हो, उस टॉपिक के आप कुछ एग्जाम्पल खुद से ही खोज लेते हो। हाँ यार, वो घटना ये इस पे फिट बैठती है ना, या वो तो बिल्कुल वो इंसिडेंट तो ऐसे ही हुआ था, ये सब चीजें। तो ये जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है ना, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। ये जनरल अंडरस्टैंडिंग है ना, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। मैं बताऊंगा, मैं आपको ये डिटेल में क्यों बता रहा हूं। ठीक है, इसमें बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। जैसे इसमें आपका स्कूलिंग बहुत मैटर करता है, कहां से आप ग्रेजुएट हैं, किस माहौल से आप पढ़े, आपका क्या पीयर ग्रुप है अभी, ठीक है, आपका किस तरह का आप कंटेंट पढ़ते हैं, या किस तरह की आपकी इंटरेस्ट है, आप खाली टाइम में किन चीजों को देखना पसंद करते हैं। सब चीजें इस पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी वो आपके लिंकेज डेवलप करते हैं। उस टॉपिक को आप कैसे यूज करेंगे, उस इंफॉर्मेशन को आप कैसे यूज करेंगे। इसीलिए जैसे लोग बोलते हैं ना, इंजीनियरिंग के बच्चे खूब सेलेक्ट हो रहे हैं, उस तरह का, है ना। तो ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जैसे बच्चे पूछते हैं, यार सर कई सवाल ऐसे अचानक से आ जाते हैं जो देखे ही नहीं है। जैसे अभी कल परसों एथिक्स का पेपर हुआ, बच्चों ने बोला यार सर ये सवाल तो समझ में ही नहीं आया, सर इसको कैसे लिंक करें। क्योंकि एक बात आप तय मान लो, मैंने यहाँ देखा है, जो भी जैसा भी चाहे एजुकेशन सिस्टम है या जो भी है, बच्चा रटे हुए सीधे सवाल लिखने में कंफर्टेबल रहता है। 1857 के कारण लिखने बहुत खुश है वो, ठीक है, भ्रष्टाचार के कारण लिखने खुश है। पर जैसे ही आपने थोड़ा सा घुमाया, ठीक है, कि भाई जैसे 1857 के कारण उन परिस्थितियों की देन थे, या कारण तात्कालिक ना होकर दीर्घकालीन परिस्थितियों का प्रभाव था, मतलब कुछ भी जैसे भी फंसाया, या भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं किया जा सकता, आपके विचार लिखी। तो वो जैसे ही सोचना पड़ा, हालांकि सोचना उन्हीं पॉइंट्स पर है, तो उसको इश्यूज आते हैं फिर, ठीक है, वह कंफर्टेबल कतई फील नहीं। मैं बहुत बच्चों के अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूं, लगभग 4000 प्लस बच्चों से अभी हम डील कर रहे हैं। तो इतने बच्चों के अनुभव के आधार पर आपको ये बता रहा हूं कि बच्चे सोचने वाले उसमें कंफर्टेबल नहीं होते। जो ट्रेडिशनल एमपीपीएससी का बच्चा है, जो यूपीएससी करके आया है, जिसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, ठीक है, वो थोड़ी सी जो एमपीपीएससी की रिक्वायरमेंट्स है, फैक्ट्स की, है ना, मतलब वो तथ्य लिखने की, वहां वो कंफर्टेबल फील नहीं करते। तो ये जनरल परसेप्शन वैसे डेवलप होता है कि, और ये जनरल परसेप्शन इतना इंपॉर्टेंट है, मैं खुद आपसे बोलूंगा कि 70% तक वेटेज है इसका 70% तक। क्यों? क्योंकि सवाल को लिखने में लगभग 70% यूज इसका होता है अपनी जनरल समझ का। तो ये चीज बहुत है, और जिस तरह से बढ़ रहा है, जिस तरह से अभी पैटर्न चल रहा है, उस हिसाब से ये और बढ़ने वाला है ये वेटेज। मतलब भाई आप जैसे मैं 70% जैसा 70% तो एनालिटिकल आते ही नहीं है, टफ ही नहीं आता है, आप कैसे बात करो। हर सवाल में
जैसे इजी भी सवाल आया तो ऊपर के 2-3 पॉइंट अपन को याद आए, बाकी अपन बनाते हैं इस जनरल समझ के आधार पर। जैसे अभी कल ही एक बच्चा डिस्कस कर रहा था, ग्रीन हाइड्रोजन सवाल आया 3 मार्कर में। अब ग्रीन हाइड्रोजन सवाल में वो बच्चा मतलब 2-3 जगह जा सकता था, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन है, ठीक है, सवाल आया। अब मान ले वो उसको नहीं आता है, ठीक है, कि भाई नहीं पढ़ा है, कुछ पॉइंट नहीं है, तो 2-3 ऑप्शन है कि मतलब फंडे या अपन तुक्का लगाएं या अपन बनाएं, तो 2-3 लाइन पे अपन जा सकते हैं। जैसे मतलब गवर्नेंस या एडमिनिस्ट्रेटिव वे में जा सकते हैं, मैं बताऊंगा कैसे। एक जाते हैं टेक्निकल वे में और एक जा सकते हैं जनरल सिग्निफिकेंस या जनरल इसका इंपॉर्टेंस और उस तरह का, या कॉमन मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसे? एडमिनिस्ट्रेशन और इन सब में अपन क्या लिखेंगे कि ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसीज लिखेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव्स लिखेंगे, कोई सेस लगाया होगा, कुछ लगाया होगा, सरकार जो डेवलप करी वो लिखें, ठीक है, ये यहाँ पर अपन करेंगे। टेक्निकल में क्या करेंगे कि इसका सोर्स क्या है, कैसे बनती है, क्या इसके नेचर है, एक्सप्लोजिव है, स्टोरेज कठिन है, क्या है। कॉमन मैन में क्या करेंगे, उभरता हुआ ईंधन है, ठीक है, इको फ्रेंडली है, सस्ता है ना, और इससे यातायात और इन सब में क्रांति आ जाएगी, इस तरह की चीजें करेंगे। तो अब लेकिन इन जनरल ये सवाल थोड़ा सा 3 मार्कर पूछा तो टेक्निकल भी है, और अगर आप इनमें से, अब जैसे उस बच्चे के एक नंबर दिया, उसने लगाया तुक्का ही था, पर उसने ये वाला पार्ट खींचा था ज्यादा, तीनों पॉइंट ये लिखे। आप तीनों में से एक पॉइंट ले आइए ना, अगर आप तुक्का ही लगा रहे हैं, आप बना ही रहे हैं, तो आप तीनों में से एक पॉइंट ले लीजिए। आप 1 पॉइंट टेक्निकल ले लीजिए कि सोर्स क्या है, आप 1 पॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ले लीजिए, सरकार क्या कर रही है, और आप 1 पॉइंट यहां से उसका ब्रॉडर वे में सिग्निफिकेंस ले लीजिए। तो मतलब मैं ये कह रहा हूं जनरल बनाने की क्षमता भी अच्छी होनी चाहिए और सिलेक्शन में वो काम आती है। मतलब जो अपन बोलते हैं ना तुक्के मारना या अब यार अंदाजे से लिखा था, वो अंदाजा भी सटीक होना चाहिए, और उस अंदाजे का बहुत महत्व है। मैंने जैसे इसमें बताया आपको कि उसका बहुत महत्व है एग्जाम निकालने। और अगर आपकी ये चीज सही है तो आप बेखौफ होके जाते हो कि यार मैंने कुछ चीजें पढ़ ली हैं, बेसिक चीजें मेरे पास हैं, अब जैसा भी सवाल आए आई विल मैनेज, मैं उसको देख लूंगा, मतलब बना लूंगा और ठीक ठाक नंबर तो मैं ले ही आऊंगा। ये कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। और मैं सच बताऊं, टेस्ट सीरीज, लाइव आंसर राइटिंग या मेंटरशिप या जहां भी आप अभ्यास कर रहे हो, वो सब चीजें ये इस चीज को इंप्रूव करवाती है आपको। ये ही टारगेट होता है। ये टारगेट नहीं होता है कि बार बार रटो, आप इसके माध्यम से रट लोगे, हाँ ठीक है ये तो है ही, सिलेबस हो जाएगा, यूनिट्स बार बार पढ़ लोगे, ये हो जाएगा, लेकिन मेन हमारा फोकस इसी पे होता है कि आपकी जनरल एबिलिटी ग्रो, सुधरे, ठीक है। तो यही मैं बोल रहा था कि वो छोटी छोटी चीजें लेते हैं, इंप्रूव करते हैं, और एक रिदम होती है। डाउन तो सब फील करता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर जैसे डाउन फील किया, कोई जब लो पीरियड चलते हैं, पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो किसी न किसी बहाने से किसी का सहारा लेके, और चीजें कैसे न कैसे चाहे कम चल रही है चलती रहनी चाहिए, मूव ऑन होनी चाहिए। तो ये उनका रहा कि भाई एग्रेसिवली तैयारी करते थे। अभी जो ये है, ठीक है, ये तो बच्चे इन्होंने दे ही दिया है और लगभग इस जैसा ही सिनेरियो इसमें रहा। अभी बच्चे ठीक कर रहे थे कि भाई उन्होंने खूब, जैसे अब पहले की बजाय टेंडेंसी 3 घंटे के टेस्ट लिखने की बढ़ी है, क्योंकि बच्चों को ये पता चल गया है कि यार 1.5 घंटे का लिखना और 3 घंटे का लिखना तो थोड़ा तो नंबर वेरिएशन होता है, ठीक है। तो बच्चों में फुल लेंथ टेस्ट जिसको अपन बोलते हैं ना 3 घंटे का, वो लिखने की टेंडेंसी बढ़ी है, ठीक है। बच्चे चीजों को समराइज करने में भी कोई बच्चे सफल रहे हैं, जैसे छोटे छोटे फर्रे बना लिए, है ना, बहुत सिस्टमेटिक नहीं बनाए बट खुद के रिवीजन के लिए बना लिए। तो ये सब चीजें अभी टेंडेंसी बढ़ी है, ठीक है। तो ज्यादा लंबा अपन सेशन नहीं रखते हैं, रोज अपन करने की कोशिश करेंगे, कुछ चीजें आपको बताएंगे, कॉपीज बताएंगे जो अच्छी कॉपीज हैं। जैसे कुछ कॉपीज, जैसे आप वहां देखो
एक बच्चा था जिसके हर कॉपी में हर आंसर में लिखा था आप प्रेजेंटेशन सुधारे, राइटिंग सुधारे, प्रेजेंटेशन सुधारे, लगभग हर आंसर में, फिर भी 91 मार्क्स थे। क्यों? कंटेंट में जबरदस्त दम थी और मैथ्स का था, गणित उसके ज्यादातर सही थे, इसलिए 91 पहुंचा। पर बहुत बहुत अच्छा। कई बच्चे ऐसे कि जिनका कंटेंट बहुत एवरेज लेकिन प्रेजेंटेशन शानदार, बहुत अच्छी तरीके से लिखा, तो अच्छे नंबर। तो ऐसी बहुत सारी कॉपियां अपन डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। आप भी वहां, चाहे आप जिस भी इंस्टीट्यूट से जुड़े हो, जहां जुड़े हो, कोई दिक्कत नहीं है, वहां कॉपियां पड़ी रहती हैं ऑफिस में, आप देखिए, सीखिए। शाम को खाना खा के टहलने जब निकलते हैं तो वहां थोड़ी देर बैठिए, कई बच्चों की कॉपियां देखिए, उससे आपको बहुत सीखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी आपको जिस भी तरह के कोई भी इशू है जो आपकी सिलेक्शन में बाधा, या आपको लग रहा है कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, थोड़ी रिदम नहीं आ पा रही, तो आप हमसे मिलिए। हमसे जो भी हम कर सकते हैं, जो भी बन पड़ेगा हम करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।